हाय डियर स्टूडेंट, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मेरा ये विज्ञान का लेक्चर 5 है। इसमें आपका जो विज्ञान में पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में आज हम दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगर हम परिभाषाएं में बात करें सबसे पहले तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे नंबर 1 वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जैसे हमारा ये गोला है और इसका केंद्र ये हो गया। अगर हम इस गोले से दर्पण बनाएंगे तो हमने क्या किया? ये बना दिया दर्पण। तो अगर हमने ये दर्पण बना दिया तो इस प्रकार बनेगा और ये केंद्र हो गया। और इसके हम बाहरी साइड पे क्या कर दी मैंने? ये पेंट। जब ये दर्पण बन गया और इस दर्पण यानी गोले का केंद्र यही था, तो यही वाला केंद्र क्या कहलाएगा? दर्पण का केंद्र, अर्थात दर्पण का वक्रता केंद्र। तो अगर हम वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर हम वक्रता केंद्र की बात करें कि इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो अगर यहाँ पर लिखना चाहें इसे कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने वक्रता केंद्र में क्या देखा? उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये वाला केंद्र आपका क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र यानी C। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पर लिखोगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर अब क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी ये गोला हो गया, अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ठीक है, और ये त्रिज्या हो जाएगी तो ये गोले की त्रिज्या, और यही गोले की त्रिज्या ये किसका काम करेगी? दर्पण की त्रिज्या का, अर्थात वक्रता त्रिज्या। तो ये दर्पण का केंद्र हो गया और ये वाली क्या हो गई? त्रिज्या। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसे व्यक्त किससे करते हैं, तो इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी जो दूरी है ये त्रिज्या है, तो ये क्या हो गई? आपकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट
टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे ध्रुव। मतलब यहाँ पर तीसरे नंबर की हेडिंग बनाओगे, यहाँ पर ध्रुव किसे कहते हैं। तो अगर हम ध्रुव की बात करें तो जैसे दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे आपका ये दर्पण है, अगर हम दर्पण की बात करें, इसका मध्य बिंदु यानी ये आपका दर्पण यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बीचों बीच में मान लेते यहाँ पर क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो इस मध्य बिंदु यानी बीचों बीच के बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल P से। इसकी परिभाषा लिखेंगे ध्रुव की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या देखा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, जो आपका दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है तो उसके बीच वाले बिंदु को, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मुख्य अक्ष। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। जैसे ये आपका दर्पण हो गया और दर्पण का जो मध्य बिंदु हो गया ये आपका ध्रुव हो गया, और ये हो गया वक्रता केंद्र यानी C हो गया। अगर हम बात करें कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बनाएंगे कि दर्पण के ध्रुव यानी यहाँ से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये वाली जो आपकी रेखा है तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें मुख्य अक्ष की तो यहाँ पर लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं कि दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फोकस। ये आपकी 5वीं हेडिंग है फोकस। फोकस किसे कहते हैं, तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये आपका दर्पण हो गया,
और ये दर्पण का हो गया मध्य बिंदु पोल, और ये वक्रता केंद्र हो गया C, और ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष। अगर हम बात करें कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस। तो हमने आपसे क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये आपकी किरण आई, परावर्तन हुआ यहाँ पर, और परावर्तन के पश्चात ये वापस जाएगी, तो वापस ये चली गई, तो वापस ये जाएगी तथा मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटेगी, तो यहीं पर तो कट कर रही है, तो जहाँ पर मुख्य अक्ष को काटेगी तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम फोकस की, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, या फिर आने वाली लिख लो यहाँ पर, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन, प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर हम मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे फोकस दूरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप लोग फोकस दूरी। फोकस दूरी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि दर्पण के फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी, दर्पण का फोकस ये हो गया और दर्पण का ध्रुव ये हो गया, इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। लेकिन फोकस दूरी को फोकस को किससे प्रदर्शित करते थे, कैपिटल F से। तो हमने क्या नेक्स्ट परिभाषा यहाँ पर हम बनाएंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोकस दूरी के बारे में कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से हमें फोकस दूरी की क्या परिभाषा मिली कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के जो बीच की दूरी है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हेडिंग बनाएंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो अगर हम दर्पण के द्वारक की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे जो परावर्तक तल होता है और जो परावर्तक तल का जो व्यास होता है तो उस व्यास को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। जैसे यहाँ पर ये दर्पण है आपका और ये आपका क्या हो गया? परावर्तक तल। और इस परावर्तक तल का यानी जो व्यास होगा तो ये हो गया व्यास। तो यानी इस व्यास को ही हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। तो अगर हम बात करें M1 M2, तो अगर यहाँ पर हम दर्पण की द्वारक की बात करें तो यहाँ पर दर्पण का द्वारक क्या हो जाएगा? M1 M2। तो यानी दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? जो दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है तो परावर्तक तल के व्यास को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, गोली दर्पण के परावर्तक तल, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? जो दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है तो उसके यानी व्यास को तो हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर हमने बात की दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हेडिंग बनाएंगे दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अगर हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की बात करें कि इन दोनों में क्या संबंध होता है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है, वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है तब दर्पण की फोकस दूरी, तब दर्पण की फोकस दूरी, तब दर्पण की फोकस दूरी अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर F वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यानी यहाँ से हमने देखा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। जो आपकी फोकस दूरी होती है तो वो वक्रता त्रिज्या के कैसी होती है? आधी। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R और इसकी आधी। तो यानी आपकी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के कैसी होती है? आधी होती है। यहाँ से हम लिख सकते हैं F बराबर R/2 या इसे ऐसे लिख सकते हैं
r बराबर ये आपका 2 भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करने लगेगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो यहाँ से हमें वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध मिला, f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। यहाँ से एक परिभाषा और लिख सकते हैं कि फोकस दूरी का 2 गुना किसके बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखें तो फोकस दूरी का 2 गुना भी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट सिलेबस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।